मैं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने कहा कि जब से मुझे दायित्व मिला है तब से इन दोनों विषयों पर गति काम की और प्रगति देखने को मिली है। मैं इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। देखिए, 11 साल पहले जब सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, तब से लेकर के दो विषय, एक आरंभ से लेकर के अब तक एक क्लियर रोड मैप था कि हमको विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होना है जी। और जब हम विरासत के संरक्षण की बात करते हैं तो केवल कुछ 100 साल की धरोहरें का संरक्षण करना ऐसा नहीं है। गुलामी की मानसिकता को से परे हट करके गुलामी के कालखंड के जो अवशेष हमारे मस्तिष्क में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदूषण उस तरह हुआ, उसके रूप में जिस तरह से हमारे बीच में हैं, उन सब को समाप्त करते हुए, उन सब से दूर हट करके हम अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करें और उसके साथ साथ में अब आधुनिक भारत बनाएं। तो हम अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हुए अब नए भारत का निर्माण करें, यह मंत्र था। और इस मंत्र की साधना के मार्ग में पिछले 11 साल में हमने देखा कि किस तरह से भारत में परिवर्तन हुआ। मैं उन सब उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, वरना मैं कर्तव्य पथ से लेकर के राम मंदिर के निर्माण तक सब विषयों पर चर्चा कर सकता हूं। लेकिन उस सब के चलते हुए भारत आज मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारत सांस्कृतिक पुनरुद्भव, कल्चरल रिनासा के दौर में पहुंच गया है, जब एक बार फिर सामान्य भारतीय ने अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव जो है अपने आप में हृदयंगम किया है, अपने आप में उतारा है, अपने जीवन में समाहित किया है। और कोई भी संस्कृति, उसका सम्मान, उसकी पहचान विश्व के धरातल, विश्व के पटल पर तभी बन सकती है जब उस संस्कृति के संवाहक, उस संस्कृति का पालन करने वाले लोग उस पर गर्व करें। और आज हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीयों का भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान नए सिरे से बन रहा है। अब इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने प्रगति की, वो प्रगति इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो सकती है, वो प्रगति साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकती है, वो प्रगति जो है हमको जितने भी जीवन के पक्ष हैं उन सब में होती हुई दिखे। देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, देश के करोड़ों लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से मुक्ति मिली। और जब देश में इस तरह का परिवर्तन होते हुए देश के साधारण व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने देखा और उसे यह महसूस हुआ, यह आभास हुआ कि पहली बार कोई सरकार हमारे भले के लिए और दूरगामी भले के लिए काम कर रही है, तो उसका सरकार में भी विश्वास बना और सरकार के मुखिया की बात में भी विश्वास बना। और इस सब के चलते हुए, इस देश के परिवर्तन को देखते हुए, परिवर्तन को जो है के साक्षी बनते हुए लोगों का देश की भावना, देश की आस्था, देश की संस्कृति में पुनः विश्वास स्थापित हुआ। और जब हमने अपनाना शुरू किया, हमारा विश्वास स्थापित हुआ, तो विश्व भर ने स्वीकार्यता प्रदान की। अभी आपने देखा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले दीपावली को जो है विश्व की धरोहर के त्योहार के रूप में नामित किया गया। इससे पहले जब है हमने दुर्गा पूजा को नामित कराया था, और एक लंबी श्रृंखला 16 ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को हम नामित कराने में कामयाब हुए। निश्चित रूप से भारत के प्रति देखने की दृष्टि भारतीयों की भी बदली और विश्व की भी बदली है तदनुसार। और जब ये परिवर्तन होता है तब इसका फॉलोआउट, इसका जो इसका डिविडेंड जो है वो टूरिज्म को मिलता है। देश जब आर्थिक रूप से प्रगति करता है, समाज के पास डिस्पेंसेबल इनकम अपनी जेब में होती है, तो निश्चित रूप से जो है पर्यटन बढ़ता है। और भारत सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक पर्यटन को डीएनए में समाहित करने वाला देश है। हमारे यहाँ घर में आदमी के पास 2 पैसे होंगे तो वो निश्चित रूप से तीर्थ यात्रा पर जाएगा। तो इस तरह से जो है ये भारत की प्रगति का जो परिणाम, वो टूरिज्म में वृद्धि के रूप में पिछले 1 साल में, कुंभ के आंकड़ों को मैं अलग छोड़ दूं 66 करोड़ को,
तो भी 294 करोड़ लोगों ने यात्रा जो है एक रात्रि एटलीस्ट घर से बाहर निकल करके रात्रि कहीं गए होंगे और वापस आए होंगे। पर्पस कोर टूरिज्म नहीं होगा, शायद व्यापार भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन 294 करोड़ यात्राएं हुई है, वो पूरी दुनिया में कहीं कोई देश कल्पना कर सके ऐसा भी संभव नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमारा जो विषय है वो ये भी है कि राम राज्य है सबका विकास। राम का मतलब सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि राम का मतलब सनातन है, और सनातन में सरकार किस तरह से चलती है, वहाँ के व्यापार का विकास किस तरीके से होता है, लोगों के सर्वांगीण विकास किस तरीके से समाहित होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सनातन भी जुड़ा रहे, राम राज्य भी जुड़ा रहे, लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता रहे, इसकी परिधि में सरकार काम कर रही है। लेकिन उस काम करने के दौरान कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि सरकार धर्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस है, आधारित है। तो क्या वाकई ऐसा है, या धर्म को जोड़ते हुए सर्वांगीण विकास जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोजगार भी आता है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे उनकी सोच की क्षुद्रता पर तरस आता है जी। और ऐसा इसलिए कि जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं वो धर्म का सही अर्थ जानते नहीं हैं और धर्म और पूजा पद्धति के बीच का विभेद नहीं समझते हैं। धर्म और संस्कृति का जुड़ाव है जो उसको वो महसूस भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर डिस्कशन करना भी अपना समय व्यर्थ करने के बराबर है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सनातन संस्कृति जो हजारों साल से प्रवाहमान है, आज भारत का लिखित अलिखित इतिहास उठा करके देखा जाए तो 10,000 साल से भी ज़्यादा कहीं लंबी हमारी सनातन परंपरा है जो कंटिन्यूटी है, जिसमें कहीं किसी तरह का ब्रेक नहीं है जी। और ऐसे दुनिया में शायद एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसमें इतनी पुरानी सभ्यता आज तक निरंतर प्रवाहमान है, उन्हीं मूल्य और मान्यताओं के साथ में प्रवाहमान है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्व के साथ में आइकॉनिक प्लेसेस जो अपने राष्ट्रपति भवन के सामने के दोनों भवन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय तक देश की सत्ता के केंद्र रहे, वो देश की सनातन संस्कृति के संवाहक बने। वो सनातन संस्कृति वहाँ आकर के लोग समझ सकें, इस संस्कृति की सनातनता को समझ सकें और 10,000 साल के इस निरंतर प्रवाह को अनुभव कर सकें। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने युगे युगीन भारत म्यूजियम संग्रहालय उन दोनों भवनों में बने, इसकी संकल्पना की है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से लोगों को वो प्रवाह वहाँ दिखाई देगा। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हम उन दोनों म्यूजियम्स को बनाने की रचना कर रहे हैं, एक बार उसमें घुस करके जो बाहर निकलेगा और इस 10,000 साल के इस यात्रा का साक्षात्कार करेगा, वो यदि भारतीय होगा तो उसका अपने आप को भारतीय होने के चलते हुए अपने मन में एक गर्व की अनुभूति लेकर के निकलेगा। और यदि वो भारत का निवासी नहीं होगा तो वो भारत के प्रति एक सम्मान का भाव लेकर के वहाँ से बाहर निकलेगा। भारत दो रास्तों पर एक साथ चलना चाहता है, पश्चिम की अगर छोड़ दिया जाए। एक तरफ तो एआई का समय चल रहा है और बहुत तेज़ी से लोग डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जो पुरातन संस्कृति है वो ये मानती है कि कहीं ना कहीं उसमें जो एक चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार भी इसी तरह का प्रयास कर रही है। ज्ञान भारतम जो कि पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण है या उसे उस तरफ आप एक लेकर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये चाहे वो समाज में हो या शिक्षा में हो, एक तरफ आप ज्ञान के लिए डिजिटलीकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ संस्कृति को बनाए रखना और उसकी जानकारी के लिए युवाओं को या शिक्षकों को वो भी ज़रूरी है? मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति में हम विश्व को देखें और वर्तमान के साथ में जिएं, इसको लेकर के कहीं कोई जो है टैबू नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। आप एक बार समय की सीमितता है, वरना श्वेत केतु की कथा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी संस्कृति का सार क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए और उसके बाद में भी जो है उसके बाद में आने वाली तकनीकी आए, हम तकनीकी के साथ में जुड़ें, तकनीकी के साथ में जिएं। इसमें भारतीय संस्कृति में कहीं कोई किसी तरह का जो है टैबू नहीं है, कोई रोक नहीं है जी। लेकिन हम
स्वयं के यथार्थ को, हम अपने जीवन को भी पहचाने, हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचाने, इसकी भी कल्पना की गई। सो हम जड़ों के साथ जुड़ करके और विश्व को देखें, ये भारत की संस्कृति की, हमारे ऋषियों मनीषियों ने जिसकी स्थापना की, संकल्पना की, उसका विधान है। हमारे जड़ों में भी विज्ञान था, क्योंकि जब राम ने तीर निकाला था, लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि समुद्र को सुखा देंगे। आज भले उसकी अणुबम में चर्चा होती हो, लेकिन ये आप कह रहे हैं तो ठीक है, अगर मैंने कह दिया तो शायद हो सकता है कि शाम तक कोई ट्रॉल आर्मी पीछे पड़ेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिन पांडुलिपियों की आपने बात की है, बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स जो दुनिया में बने हैं या आज जिनकी चर्चा होती है, आपको, मुझे, सबको, ये बहुत सारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, उन सबको भी किताबों में यही पढ़ाया गया होगा। अगर आज अभी आपने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की बात की, वो हम केवल डिजिटाइजेशन तक सीमित नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप ऐसी सारी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें जो हस्तलिखित हैं, जो बार्क पे, बिर्च पे, पेड़ की छाल पे, कहीं ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, सिल्क के कपड़े पे, कागज पे लिखी गई हैं, उस धरोहर का हम डिजिटाइजेशन करें। अलग अलग भाषाओं में जो लिखी गई है, अलग अलग विषयों पर लिखी गई है, उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएँ, ताकि AI बेस्ड सर्च इंजन जब उस पर ढूंढना शुरू करे या उसका अनुवाद करे तो उसमें कहीं किसी तरह की रुकावट न। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? भारत की जो ये हजारों हजारों सालों की ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा से हम दूर हुए, इसके कारण से हमने जो है अपने पर, स्वयं पर विश्वास खो दिया। ऐसा इसलिए मैं एक उदाहरण देकर के आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। ये जितने सारे लोग यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मगर इनसे पूछूं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? सब लोग निश्चित रूप से कहेंगे गैलीलियो ने एस्टैब्लिश किया, उससे पहले कोपरनिकस ने इसका थ्योरी दिया था। गैलीलियो कब पैदा हुए थे? अभी 500 साल पूरे नहीं हुए, 450 साल, उनके देहांत को 450 साल से भी कम समय हुआ है। जब गैलीलियो ने ये एस्टैब्लिश किया तो उस समय के सत्ताधीशों ने उसको उठा करके सूली पे चढ़ाने का आदेश कर दिया कि जिस धरती पर हम जार जैसे लोग रहते हैं, वो किसी सूरज के परिक्रमा कैसे लगाती है, जो लगाएगा वो हमारी परिक्रमा लगाएगा। वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उसको कहा गया कि ऊपर लटका दिया है, नीचे अगर सही अभी भी कह दो कि नहीं धरती चक्कर नहीं लगाती, सूरज धरती के चक्कर लगाता है, तो हम मान लेंगे और तुमको नीचे उतार देंगे, माफ कर देंगे। उसको नीचे उतारा, उस बेचारे ने हाँ भर लिया कि जो कहो वो ठीक है यार, छोड़ो, मेरी जान छुड़ाओ। लेकिन भारत में आर्यभट्ट ने आज से 2500 साल पहले ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, उनकी सरकमफ्रेंस कितनी है, उसको चक्कर काटने में धरती को कितना समय लगता है, चंद्रमा धरती के कितने समय चक्कर काटता है, और हमारी इस सौरमंडल के बाकी ग्रह कितने कितने और उनके बीच की दूरियां कितनी है। अब ये मेरी जनरेशन को और मेरे बाद वाली जनरेशन को न तो पढ़ाया गया न बताया गया। अगर कोई मेरे जैसा आदमी कह भी देता तो शायद शाम को ट्रॉल आर्मी उसके पीछे पड़ जाती कि ये कहां से बुर्जुआ बात कर रहे हैं। अब अगर आपने जैसा कहा कि भगवान राम के बाण में इतनी ताकत थी कि समुद्र को सुखा सकते थे, ये बात कोई कह भी देता तो शायद उसको लेकर के कई तरह के आक्षेप लगाए जाते। शायद कोई ये कहता कि जो है पुष्पक विमान में बैठ करके राम जब वापस आए थे अयोध्या और उस समय रावण के पास में विमान था, ये कह देते तो शायद उसके ऊपर किसी तरह के प्रश्न खड़े किए जाते। या इसके अतिरिक्त भी कई तरह के विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के इस तरह की चर्चा की जा सकती है। लेकिन जब ऐसी पुस्तकों में जो आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो है लिखी गई और लिख करके उसको एस्टेब्लिश किया गया, अगर उस लिखे हुए ज्ञान को हम बाहर लेकर के आएंगे तो हमारे पास में एक एविडेंशियल प्रूफ होगा, प्रूफ विद एविडेंस होगा, दैट हम इसको दिखा सकते हैं कि ये 500 साल पहले तो किताब में लिख दिया गया था। इसलिए ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ये इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के माध्यम से निश्चित रूप से ये फॉल्स नैरेटिव टूटेंगे, और टूटने के बाद में ये जो जैन जी है, इसका भारत के प्रति विश्वास और भारत का सम्मान दोनों जो है कई गुना अभिवृद्धि होगी। और जो समाज और जिस समाज के नागरिक अपनी राष्ट्र की संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं में और सांस्कृतिक धरोहर में और अपने इतिहास पर गर्व करना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी प्रगति की गति को कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई शक नहीं है। और भारत जो ज्ञान भारतम, जो पांडुलिपियों का डिजिटीकरण हो रहा है, जब वो निकल कर आएगा
तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व चौंक जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान होगा, इतनी जानकारियां होगा। और निश्चित तौर पर आपका जो मंत्रालय है वो उसके लिए बधाई का पात्र है। जोरदार तालियों के साथ मैं कहूँगा एक बार स्वागत किया जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज का जो राम राज्य है ये चौंकाता बहुत है। पहले तो ये परायों को बहुत चौंकाता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कभी 8 बजे। लेकिन अब तो पार्टी को भी चौंकाने लगा है, सरकारों को भी चौंकाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकल कर आया तो किसी को पता ही नहीं था कि 45 साल का एक युवा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। क्या इसे पीढ़ी परिवर्तन कहें? मुझे लगता है इसमें चौंकने की आवश्यकता कहाँ है। जो देश युवाओं का देश है, आप यकीन मानिए और चौक तो आप भी गए होंगे। उसमें नेतृत्व यदि युवाओं के पास में, युवाओं के हाथ में दिया जा रहा है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी पर और वर्तमान पीढ़ी पर भरोसा कर रहे हैं, क्या ये उचित नहीं है? क्या ये आवश्यक नहीं है? और यदि ऐसा होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग जो हम सब जो जिस विचार परंपरा से आते हैं, हमारे यहां किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी पद, वो पद नहीं होता, वो दायित्व होता है। कौन व्यक्ति किस भूमिका में कहां अधिक उपयोगी होकर के काम कर सकता है, या उसका उस किस व्यक्ति का किस भूमिका में काम करना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर हो सकता है, उस व्यक्ति को उस तरह का दायित्व दिया जाता है और हम सब मिलकर के उसके साथ काम करते हैं। और ऐसा भी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं कि जो व्यक्ति आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वो आवश्यक नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करे। मेरे जैसे किसी स्वयंसेवक को, मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता को आज ये कहा जाए कि तुम आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, कल तुमको जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है, या सेवा के किसी संकल्प संगठन के साथ में जाकर के काम करना है। और मैं तो इसका साक्षात उदाहरण हूँ। छात्र संघ की राजनीति से आया, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का रास्ता लगभग खुला था, तय था, और तब संगठन ने यह तय किया कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के काम करना चाहिए। मैंने 20 साल काम किया। संगठन ने तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैंने यहाँ काम किया। कल संगठन ये तय करेगा कि नहीं, मुझे इस जगह पर जाके काम करना चाहिए, वो काम करेंगे। और हर इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति पद, दायित्व और क्षेत्र, इन तीनों के से परे हट करके उतने उत्साह के साथ में काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य एक है, और वो है भारत माता की जय। इसलिए हम कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई भी जो है किसी दायित्व के साथ में काम कर रहा होगा, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वाकई ये एक नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है। इसलिए एक संकेत भी है कि आप जहां पर हैं वहां काम करते रहिए। ऊपर वाला देख रहा है, पार्टी देख रही है, संगठन देख रही है, चिंता मत कीजिए, दिल्ली के चक्कर मत लगाइए, बस राष्ट्र निर्माण में लगे रहिए। और उसका एक उदाहरण नितिन नवीन के तौर पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर दिया है। चूंकि आपके पास पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी है, निश्चित तौर पर भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारी शक्तियां हैं जो भारत को विदेशों में बैठकर या देश में भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में एक पॉप फेस्टिवल हुआ था तमिलनाडु में, जहां पर एक अमेरिकन यूट्यूबर आया और वहां पर उसने एक जो पॉप फेस्टिवल है उसका वीडियो बनाया, फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। तो क्या इसके लिए पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि पर्यटन एक बड़ा केंद्र है, व्यवसाय का रोजगार भी, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है? जो तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो डिजिटल के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से भारत की जगहों को, पर्यटन स्थल को या उसकी दिशा को बदनाम करता है? देखिए, पर्यटन प्रिडोमिनेंटली राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकार इस विषय में जागरूक होकर के राज्य सरकारों को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जो आपने कहा, मैं उससे आगे बढ़ करके बात करता हूं। देश के बाहर बैठी हुई शक्तियां भारत के इस पुनरुद्भव से, भारत के इस पुनर्जागरण के दौर से निश्चित रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं जो है क्षोभ होगा। जो भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत की बढ़ती हुई ताकत से उनके पेट में दर्द हो, यह स्वाभाविक है। और इसलिए वो जिस किसी भी हथकंडे के माध्यम से हो, भारत के इस विकास को रोकने के लिए निश्चित रूप से काम कर रहे होंगे, करेंगे भी। लेकिन इस जो फॉल्स नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उन फॉल्स नैरेटिव्स को गढ़े जा रहे फॉल्स नैरेटिव को तोड़ने की जिम्मेदारी क्या सरकार की है? मैं तो आपसे प्रश्न करूंगा, क्या मीडिया चैनल्स की नहीं है?
भारत में एक छोटी सी घटना अगर होती है, एक छोटी घटना, जिस तरह से उस घटना को मीडिया के लोग दिखाते हैं। अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी घटना हुई, उसको लेकर के ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको लेकर के कोई ऐसा हाइप क्रिएट नहीं किया होगा। अमेरिका में घटना हुई, व्यक्ति की, हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति की गर्दन काट दी गई, उसको फुटबॉल की तरह किक मार करके भगाया गया। ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां होती होंगी, रोज स्कूल में हर सप्ताह में एक शूट आउट होता होगा। लेकिन उसके चलते हुए अमेरिका के अगेंस्ट कोई जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है, न वहां के लोग करते हैं, न वहां की मीडिया करती है। हमारे यहां अगर एक घटना हो जाए, उसको लेकर के सारे आपके साथी जितने आपके मित्र हैं वो सब उसको लेकर के पिल पड़ेंगे, ताकि पूरे विश्व भर में भारत की छवि जो है एक बार में धूमिल हो जाए। मित्र, हमको भी सबको उत्तरदायित्व के साथ में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना है। हम चिन्हित करते तो हैं। हम सबको भी उसमें जो है, आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों की भी, और केवल मैं मीडिया तक नहीं, देश के हर व्यक्ति को इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कि इस इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में व्हाट रोल वी नीड टू प्ले, हमको क्या करना है, अपनी भूमिका को हम कैसे जो है, हम असट साइड में कैसे हो, कैसे हम देश को, इस विकास के पहिए को, घूमते हुए पहिए को गति प्रदान करने के लिए काम करेंगे। हमको काम करना पड़ेगा। जी, कार्तिक जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सर, मैं हरियाणा से आता हूं, तो हरियाणा का सवाल पूछूंगा। टू कार्तिक सिटिंग टुगेदर, सो आई थॉट मैं कार्तिक तो मुझे सवाल पूछेंगे, पार्लियामेंट में पूछेंगे, यहाँ नहीं सर, मैं ये हरियाणा के संदर्भ में है। राखी गढ़ी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी सभ्यता में लगभग 8000 साल पुरानी है, और हरियाणा में हिसार के ज़िले में पड़ती है। इसको लेकर आपका विभाग क्या कर रहा है और सरकार की क्या नीति है, इस पर थोड़ा आप दृष्टिकोण डालें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राखी गढ़ी और सनौली 2 ऐसी जगह हैं जिन्होंने एक बहुत नए नैरेटिव को दुनिया में जन्म दिया। सामान्यतः इतिहास का अध्ययन करने वाले लोग ये कहते थे कि रथ का पहिया जो है, जिसके पहिए का आविष्कार वो कहीं चाइना में हुआ, और उसके बाद में वो यूरोप में गया और वहां से घूम करके भारत में आया। भारत में बहुत लेट आया, भारत में नहीं था। लेकिन 3000 BC का रथ का पहिया हमको फॉसिलाइज्ड अवस्था में मिला। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि 5000 साल पहले हिंदुस्तान में रथ था। जो आज तक डेटिंग हुई थी उससे 2000 साल पहले भी था, और ये तो महाभारत के काल का जो है के साथ में उसका डेटिंग मैच करता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उससे पहले भी रथ हुआ करते थे, उससे पहले भी विमान हुआ करते थे, कभी समय आएगा कि वो निकलेगा। इसलिए राखी गढ़ी निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। राखी गढ़ी पर जो है, राखी गढ़ी एक टूरिज्म साइट के रूप में डेवलप हो, और राखी गढ़ी के जो एक्सकेवेटेड एरियाज हैं उनको हम डेवलप करके वहाँ हाई एंड म्यूजियम एक्सपीरियंस बनाएं। इसके ऊपर हम पूरे एक कंसोलिडेटेड हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। 2-3 छोटे-छोटे सवाल, रैपिड फायर जैसे कह सकते हैं। SIR से कितने विदेशी बाहर जाएंगे? जितने होंगे वो सब सारे चले जाएंगे। समय सीमा? समय सीमा के साथ में काम हो रहा है, 12 स्टेट में अभी चल रहा है, बचे में बाकी हो जाएगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पे कहा है ममता बनर्जी हिटलर हैं, पोस्टर जारी किया है, आप मानते हैं? देखिए, मैं हिटलर हैं कि यह नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ का शासन जो है वो हिटलर के शासन से कम क्रूर नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 2016 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में, उनके बीच में, और 21 के चुनाव से 26 के बीच में अनेक बार वहाँ इसको महसूस किया है। बहुत बड़ा राजस्थानी समुदाय वहाँ रहता है। उनकी स्थिति कितनी विकट है ये मैं जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत संपर्क उनसे संवाद है। एक उदाहरण देकर के कि एक व्यक्ति ने मुझे 2016 के चुनाव में भोजन पर बुला लिया। मैं चुनाव पे गया था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले लोग हैं, एक बिल्डिंग में सारे एक ही परिवार के सभी लोग रहते हैं, कोई दूसरा नहीं है। भोजन पे बुलाया तो शाम को उनके घर पे ममता बनर्जी जी की पार्टी के कोई वरिष्ठ आदमी जाकर के उनको कहता है, कोई लोकल लीडर जाकर के, कि तुमने किसको बुलाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी को बुलाया। अपने घर पे किसी को भोजन पर बुलाने में भी वहाँ रोक है। उसके बाद में उन्होंने जब दोबारा बुला लिया तो फिर उस जो है उनके घर पे चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन, उनके घर पे ताला लगा के बाहर 4 लोग खड़े हो गए, उनको वोट देने नहीं जाने दिया। और जब परिणाम आया तब उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे शोरूम जितने थे उन सब में शटर ऊंचा करके नीचे से पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अब इसको आप हिटलर का शासन कहेंगे या मुसोलिनी का शासन कहेंगे या कोई और कहेंगे, या आप तय करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो क्या देश में रहेंगे, विदेश यात्रा कम होगी? मुझे लगता है कि अगर हटा दीजिए, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावत जी बने तो सबसे पहली प्राथमिकता, अगर
इसमें से भी मुझे लगता है कि हटा दीजिए, जो विषय नहीं है, जिस पर विषय पर कहीं संभावना नहीं है, जिस विषय पर कहीं, देखिए फिर मैं कहूँगा, मैंने इतना लंबा आपको कहा, हमारे यहाँ जो है जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी है उसको उसका काम करना चाहिए। अभी माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान की यशस्वी सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी ताकत से राजस्थान भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए काम कर रही है। और हम सब लोग वो सफल हों और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार सफल हो और एक बार फिर हम प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना सकें, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर भारत में पर्यटन बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिगो की घटना हुई, क्या आपको लगता है कि इससे पर्यटन की गति को रोक लगती है? निश्चित रूप से इस तरह के व्यवधान आते हैं, क्षणिक उसके कारण से चुनौती होती है, और हम सब के लिए इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, इंडस्ट्री के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, कि ऐसी जो है संकट फिर न खड़ा हो, उसके लिए हमको आगे क्या मेजर्स लेने, हमको काम करना चाहिए। आईटीवी नेटवर्क इस मंच पर आए, आईटीवी नेटवर्क के परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आज आप आए हमारे इंडिया न्यूज़ मंच की, आपने शोभा बढ़ाई। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंच पे बने रहिए। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद मंच पर आएं और हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो भी होगा। बिल्कुल, एक पुस्तक हम आपको भेंट करेंगे, शुक्रिया अदा करने के लिए कि आज आप हमारे इंडिया न्यूज़ मंच में आए। और कुछ और खास मेहमान हैं हमारे बीच, उनको भी मैं इस वक्त बुलाना चाहता हूं मंच पर। जी हाँ, हमारे अगला सेशन तो उन्हीं के संग होगा, मगर इस खास लम्हा को थोड़ा और खास बनाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे विश्व में भारत का डंका बुलंद करने वाली महिला विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए दर्शकों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल पेश की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। जिस विषम परिस्थितियों में रहकर भी वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बड़ी बात, और एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। तालियों से आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि राज्यसभा सांसद जी कार्तिकेय शर्मा, आप हमारे महिलाओं टीम को भी इस छोटी सी भेंट प्रस्तुत करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और ये बहुत ही खास एक फोटो भी होने वाला है हमारे खास मेहमान केंद्र मंत्री के संग, हमारे इन भारत की बेटियों के संग। ये एक बहुत ही खास आपको तस्वीर दिख रही है इस वक्त इंडिया न्यूज़ मंच पे। बिल्कुल, और ये करुणा कुमारी पंगी, काव्या वी, सीमू दास, जमुना रानी टुडू, अनु कुमारी, अनेका देवी, बसंती हंसदा, सुनीता सराठे, सिमरनजीत कौर और शैलेंद्र यादव आपको इस वक्त मंच पे दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। इतिहास रचा है। जी हां, भारत की ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में कोलंबो में पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, क्योंकि ये देश की कई बाधाओं को पार कर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। एक बार जोरदार तालियां दर्शकों। बहुत ही खास एक तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मंच पे। शुक्रिया अदा, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगी कि टीम हमारी मंच पर ही रहे। वादा उन्होंने पूरा किया, जैसे मंत्री जी बता रहे हैं हमें, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही एक खास ये लम्हा आप देख रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा जी ने भी इस टीम का अभिनंदन किया था जब वो वापस भारत लौटे थे। और आप देख सकते हैं इन बेटियों के चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना रौनक है, मगर इनकी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी है। बिल्कुल, और क्योंकि उदय देखिए, ये सिर्फ जीत जो है वो भारतीय खेल जगत में जश्न का माहौल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर आपने सोच रखा हो तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। और वही जीत जब इन्होंने हासिल की तो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन गई है करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए, जो अब देखती है कि हाँ, क्रिकेट में अब इस तरह की संभावना है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सर आपका भी, कार्तिकेय सर आपका भी। और अब हमारा जो अगला सेशन है वो भी शुरू होने वाला है इन्हीं टीम के साथ, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, अगले सेशन का जो विषय है वह इसी मुद्दे पर ही है, भारत की शान। ये महिलाओं देती हैं आपको चैलेंज। जी हाँ, ये हमारा अगला सेशन होने वाला है, क्योंकि जैसे हम सुबह से बता रहे हैं, राजनीतिक मेहमान तो दिखेंगे ही आपके मंच, इस मंच पे, मगर आपको अनेक क्षेत्रों से अचीवर्स भी, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। और अचीवर्स आपको अब ऑलरेडी दिख रहे हैं मंच पे। हमारे जो विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम है, जो जीत कर आई हैं, जो इस खास वर्ल्ड कप को जीत कर आई हैं, जिन्होंने भारत का डंका बुलंद किया है, भारत का झंडा
इतने गर्व से और शान से लहराया है श्रीलंका में, सबको मात दी है, वो अब हमारे बीच बिल्कुल। आ चुके हैं। और इस सेशन का संचालन करेंगी सीनियर एंकर इंडिया न्यूज पुनीता। पुनीता। मंच हम आपको अब हवाले करते हैं फॉर दिस नेक्स्ट सेशन।